जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंटेंजिबल्स अगर आप परचेज करें तो उनको कैपिटलाइज करना है। इनिशियली किस पे मेजर करते हैं? कॉस्ट पे, जैसे परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी, ठीक है। और अगर आप इंटेंजिबल्स को इंटरनली जनरेट करते हैं तो उसमें फिर 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें से एक कैटेगरी में ये 5 हैं और इसके अलावा जितने दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं इंटेंजिबल्स वो अदर्स में आ जाएंगे। यानी इन 5 के अलावा जो भी है, एक तो हो गया ना परचेज, वो तो कैटेगरी अलग होगी। इंटरनली जो कुछ भी आप, जो भी इंटेंजिबल आप इंटरनली जनरेट कर सकते हैं, उनमें से 5 ये हैं और उसके अलावा बाकी सारे अदर्स में फॉल करते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 हैं इनके बारे में स्टैंडर्ड एक धमाका करने जा रहा है। धमाका कर दे स्टैंडर्ड। ओहो, स्टैंडर्ड कहता है इन 5 को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। हद हो गई। चलो लिख तो लें, फिर देखते हैं क्या वजह स्टैंडर्ड ने बयान की, ठीक है। दीज 5 आर नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। आर इंटेंजिबल ही नहीं, वो कहता है ये तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं ही नहीं। यानी कि इनको रिकॉर्ड आपने, मतलब क्या, नॉट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट ही नहीं है, ठीक है। नॉट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये ना लिखो बस, ठीक है। इंटेंजिबल नहीं है, बस नहीं है तो नहीं है, इंटेंजिबल के तौर पे नहीं आना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या स्टैंडर्ड कहता है? स्टैंडर्ड कहता है जी, मिसाल के तौर पे जब न्यूज़पेपर वालों, एक न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा जंग। तो उन्होंने इस जंग वाले नाम को तो अलग से कुछ खर्च नहीं किया था इसके ऊपर, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने काम को शुरू किया और दिन रात मेहनत करके आहिस्ता 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 एक नाम उनका बनता चला गया। अब अगर कोई उनसे पूछे कि भाईजान ये जो जंग नाम है इसके ऊपर आपने कितना खर्चा किया है कि जो आपका नाम बन गया है, तो क्या वो बता सकेंगे? अच्छा, मिसाल के तौर पे जे डॉट है, ठीक है। अब इन्होंने जब काम शुरू किया होगा तो इन्होंने भी ये काम शुरू किया था और उन्होंने कहा होगा कि चलो यार हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी देंगे और मेहनत करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। और 1 साल गुजरा, 2 गुजरे, 10 साल गुजरे, 15 गुजरे, और यहाँ तक कि इनका अब एक ब्रांड जो है वो बन चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है तो सही, नाम तो है। अगर के डॉट इसके साथ ही खुला हुआ हो तो बंदा जाकर जे डॉट से ही खरीदेगा कुर्ता, के डॉट की बजाय, कहेगा यार तजर्बा क्या करना, इनका नाम है, तो नाम तो अब बन गया है। लेकिन अगर जे डॉट वालों से जाकर पूछे कि आपने इस जे डॉट को डेवलप करने पे कितना खर्चा किया, तो वो नहीं बता सकते। कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट एक बड़ा ही ज़बरदस्त एसेट होता है। मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों के पास अपने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बन चुकी हुई है, ठीक है। अब ये एक इतनी टारगेटेड ऑडियंस है कि अगर ये कॉलेज वाले ये कहें कि जी सर आसिफ ऑडिट फाइनल का पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास बिल्कुल टारगेट ऑडियंस मौजूद है। उनके पास ये जो लिस्टें बनी हुई हैं उनके बच्चों की, ठीक है, जिनको ये मैसेज करें तो वो बिल्कुल एक टारगेट ऑडियंस है। अब ये कस्टमर लिस्ट जो इनकी 3, 4, 5 साल के अंदर डेवलप हुई होगी, ये इनका एक फ़ायदे की चीज़ तो है, ठीक है। लेकिन कॉलेज वालों से कोई बंदा पूछे कि ये कस्टमर लिस्ट डेवलप करने पे आपका कितना खर्चा हुआ, तो नहीं बता सकेंगे। वो कहेंगे वो कोई एडमिशन में बंदा बैठा हुआ था, कोई जो है वो अकाउंट्स में बैठा हुआ था, कोई जो है वो पता नहीं कहीं बैठा हुआ था, जहाँ बच्चा आता था वहाँ पे नाम लिख लेते थे। करते 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 हो गई गुम है एक की चोंच और एक की दुम। तो करते करते ये लिस्ट बन गई जी, हमें तो पता ही नहीं चला, क्लियरली नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इसके पीछे जो ये गुडविल भी ऐसे ही है ब्रांड की तरह से, ठीक है। तो इसके पीछे स्टैंडर्ड की लॉजिक ये है कि इनको इंटेंजिबल इसलिए नहीं कहता स्टैंडर्ड को, वो कहता है कि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। और आपको इनिशियल रिकग्निशन पर एक एसेट की वो आप रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा करते थे IS 16 के अंदर, यहाँ पे भी वैसा ही मौजूद है। IS 16 के अंदर आप क्या रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पढ़ते थे कि कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। अल्लाह करे मुझे यहाँ पे नजर आ जाए।
ये रिकग्निशन आपके पास पता नहीं ये है या नहीं है, पेज किताब में आ जाएगा, लेकिन वैसे भी पढ़ा रहा हूँ। देखो, इंटेंजिबल मस्ट बी रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ। नहीं है तो छोड़ें, है तो अच्छी बात है, देख लें। इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अब कोई एसेट रिकॉर्ड करना है तो उस एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी यही था, ठीक है। एसेट अगर रिकॉर्ड करना, IAS 41 में भी यही होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड कर दी उन्होंने, वो गायों भैंसों को जब रिकॉर्ड करने की बारी आएगी एक चीज़ एडिशनल उन्होंने डाली हुई छोटी सी, ठीक है। तो ये कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना तो ज़रूरी है। अब इन पांचों के अंदर मसला क्या है, ये अहम बात क्या है, इसके ऊपर वाली हेडिंग, अहम बात क्या है, इसके ऊपर वाली हेडिंग किधर गई। अगर ये इंटरनली, अभी थोड़ी देर बाद एक और सिचुएशन बताता हूं, लेकिन फिलहाल क्या है, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं तो इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ठीक है। तो वजह क्या है, स्टैंडर्ड क्या कहता है, बिकॉज ए कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है जी, रिलायबली। कोई मसला? हाँ जी, समझ में आती है बात? ओके, अगर आती है समझ तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि लिख ही लो यार, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, पेन भी अब थोड़ा गर्म हो गया, सही होने लग गया है ना, 1.5 महीने से बंद पड़ा था ना। अच्छा जी, लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने जो के डॉट खोली थी साथ ही, मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार के डॉट ने चलना नहीं है, मैं चला गया जे डॉट वालों के पास, मैंने कहा यार बस करो, बहुत हो गया, तुम अब ये मुझे बेच दो। तो उन्होंने कहा ये सारा स्टॉक, ये दुकान, ये सब कुछ मिसाल के तौर पे 10 करोड़ का है, और जे डॉट के नाम के 10 करोड़ अलग हैं। तो मैं वो जाके अगर 20 करोड़ का खरीद लेता हूँ, तो जे डॉट का जो ब्रांड का जो नाम, जो ब्रांड है, ये मैंने खरीदा या इंटरनली जनरेट किया, तो मैं इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकता हूँ अब। तो मेरे लिए ये मेरी किताबों के अंदर एक इंटेंजिबल बन जाएगा, क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड से निकल गया, और निकल कर कहाँ चला गया, सेम। ऐसे ही भाई ने संघ अखबार खोला था, जंग के मुकाबले में संघ, ठीक है, और इन्होंने तंग अखबार खोला था, दोनों का अखबार नहीं चला, ठीक है। तो इनमें से एक भाई ने सोचा कि क्यों ना हम जंग को एक्वायर कर लें। तो अगर वो जंग को खरीदने जाएंगे तो जंग के जो टेंजिबल एसेट्स होंगे उनके तो पैसे वो लेंगे ही लेंगे, जो उन्होंने कई साल मेहनत करके ये नाम बनाया, तो इस नाम के भी वो पैसे लेंगे, बोलो। तो अब वो पैसे तो रिलायबली मेजरेबल हैं। तो जब ये भाई संघ अखबार वाले भाई जब जंग को खरीदेंगे, तो जो जंग के पैसे, जंग नाम के मस्ट हेड के जो पैसे इन्होंने पे करके परचेज किया, तो ये इनके लिए अब इंटरनली जनरेटेड नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया, ये इनके लिए परचेज बन गया। और ये बाकी सारे भी, ये कस्टमर लिस्ट, कॉलेज वालों के लिए ये कस्टमर लिस्ट जो है ये इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन ये मेरे भाई ने पेशावर में कहा मैंने कॉलेज ओपन करना है और मुझे ये लिस्ट चाहिए, कॉलेज वालों ने इनको ये लिस्ट जो है वो 10 लाख रुपए की बेच दी। अब कॉलेज वालों की किताबों में ये इंटेंजिबल नहीं था, लेकिन ये भाई की किताब के बैलेंस शीट के अंदर ये इंटेंजिबल में कस्टमर लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है। तो अगर आपको इन 5 में से आगे चल के अभी ज़िंदगी में इन 5 में से कोई भी चीज़ बैलेंस शीट के अंदर नज़र आए, तो समझ जाना कि वो क्या है, परचेज वाला है, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो ये बात मैं लिख लूँ, फिर आपका सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। तो इसको आगे लिखो, अब यहाँ पे एक स्टार लगाओ। इफ एनी ऑफ अबव 5, बल्कि इफ अबव 5 आर परचेज्ड, देन कैपिटलाइज, ठीक है जी। क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, वो तो फिर इस तरफ चला जाएगा, फिर तो इंटेंजिबल खरीदा है आपने। जैसे यहाँ पे कोई ब्रांड, कोई आप कस्टमर लिस्ट, कोई मस्ट ऐड, कोई पब्लिशिंग टाइटल खरीदते हैं, तो उसकी जो एंट्री आपने करनी थी,
ये भी खरीदने में चला गया ना, ठीक है, और सही है, वहां पे तो कोई भी खरीदे तो ये ट्रीटमेंट थी ना। लेकिन इन 5 के बारे में अगर इंटरनली जनरेटेड है तो ये ट्रीटमेंट IS 38 का। लेकिन अगर यही आपने कहीं से खरीदे हैं तो फिर आपके लिए इंटरनली जनरेटेड तो नहीं है ना, परचेज में चले गए तो फिर इनको भी इंटेंजिबल, नाम से धोखा ना खा जाना, इसलिए ये बात लिखी है, ठीक है, गॉट इट। चलें आगे। अच्छा, और जो अदर्स हैं, ये जो अदर्स है ना जी, अदर्स, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, इंटरनली, यानी आपने खुद बनाए। बोलो, जैसे मैं मिसाल लेता हूं ये फार्मूला की, हम कोविड आ गया था तो हम उस कोविड के दौरान ही हम अपनी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, वैक्सीन का फार्मूला तैयार कर रहे हैं। अब उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। क्या शुरू होगा जी, सबसे पहले रिसर्च शुरू होती है। सबसे पहले क्या करते हैं जी, रिसर्च, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, स्टैंडर्ड ने उस एग्जांपल्स दी हुई हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। मोटी मोटी बातें उसमें से हम जहन नशीन कर लेंगे, ठीक है। तो रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, लेकिन रिसर्च में ना आप ऐसे बस हाथ पांव मार रहे होते हैं अंधेरे के अंदर, टामक टोइयां, ठीक है ना, हाथ पांव मार रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, कुछ कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च फेज के जितने खर्चे हैं, स्टैंडर्ड कहता है उसको आप एसिड नहीं बना सकते, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आप वैक्सीन बना पाएंगे या नहीं, फॉर्मूला बनेगा या नहीं। फिर रिसर्च के बाद आपको कुछ जो है वो हाथ आना शुरू हो जाते हैं, कोई जो है वो रास्ता नज़र आना, कुछ रोशनी की किरणें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर डेवलपमेंट फेज, इसको कहते हैं कि अब हमें नज़र आ गया, कोई रास्ता दिख गया है, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट फेज को भी स्टार्ट होते ही नहीं स्टैंडर्ड कहता कि इसको कैपिटलाइज कर लो, इस खर्चे को, खर्चे हो रहे हैं ना, खर्चे, पहले ये बात ज़हन में रखें, हमने साइंसदानों को बिठाया हुआ है। रिसर्च जैसे उन्होंने शुरू की है, जिस दिन से वो आके हमारे पास बैठे हैं चिट्टे कोट पहन के, उस दिन से उनको पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना कर रहे हैं, उनका रहना सहना देख रहे हैं, उनको जिस लेबॉर्ट्री में या जिस जगह बिठाया हुआ है वहाँ पर हमारे ओवरहेड्स लग रहे हैं, उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, उनको मटेरियल ला के दे रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं। तो खर्चे तो हमारे पहले दिन से शुरू हो गए हैं, जिस दिन से हमने रिसर्च स्टार्ट की है हमारे खर्चे तो स्टार्ट हो गए हैं। अब ये जो खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चे जब तक रिसर्च चल रही है तो P&L के अंदर एक्सपेंस बनाओ, एक्सपेंस बनाओ। स्टैंडर्ड कहता है, एसिड कहता है इसको एसिड नहीं बनाना, ये क्या है, एक्सपेंस। फिर आपको मैंने कहा कोई किरणें रोशनी की नजर आई, कोई रास्ता मिलता हुआ नजर आया, कोई ट्रैक लग रहा है कि अब चढ़ने वाले हैं, ये भी स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट होगा। सवाल में आपको वो अल्फाज नजर आएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज भी जब स्टार्ट होगा तब भी जो खर्चे हो रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है अभी भी रुको, अभी भी रुको। एक क्राइटेरिया सेट है, 6 क्राइटेरिया हैं। कितने क्राइटेरिया, ये भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ाया जाएगा, ये भी इंशाल्लाह आपको ज़हन नशीन हो जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने लगा, इसको बस मैं रिसर्च डेवलपमेंट थोड़ी बात करके इसको स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि IS 36 में रिवाइज करना है ना, ठीक है। तो रिसर्च, क्योंकि वो बात आगे बढ़ेगी ना तो बोझ ज़्यादा ना डल जाए, बोझ एक हिसाब का ही डाला जा सकता है ना आप, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, रिसर्च क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, खर्चे कैसे होते हैं, कैपिटलाइज कैसे करना है, और ये सारी बातें इंशाल्लाह हम करेंगे कल। हम प्रॉपर 1 से 2 सवाल इसके करेंगे, सिर्फ हम इंटरनली जनरेट करेंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन फिलहाल ज़रा सिर्फ बेसिक बना लें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने जब इंटरनली जनरेट करना होता है एसिड्स को, इनको जो कि 5 नहीं है बल्कि उनके अलावा कोई से भी हैं, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे फार्मूला की एग्जांपल ले ली, तो आपको इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेसिकली आपका दो फेजेस में बटा होता है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप कोई भी काम शुरू जब करते हैं तो आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो रिसर्च फेज जो होता है उसके अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं, रिसर्च फेज के जितने भी खर्चे हैं, भाई पता ही कोई नहीं है। एसिड कब बनाना है आपने, अभी इंटेंजिबल का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा के आ रहे हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मैयर है। कॉस्ट तो रिलायबली मैयर हो सकती है, ठीक है जी। 5 साइंसदान बिठाए हुए हैं, हर साइंसदान को हम महीने का 1 लाख रुपया दे रहे हैं, पिछले 2 महीने से रिसर्च करी जा रहे हैं। तो 5 को 2-2 लाख रुपया दिए, 10 लाख रुपए, कॉस्ट तो रिलायबली मैयरेबल है, बिल इतना आ गया, मटीरियल इतना ला के दिया था। पर अगला मसला है ना, अभी तक कोई सिरा हाथ आया ही नहीं,
कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, हमारी ये वैक्सीन बन जाए, फार्मूला तैयार हो जाए और फिर हम उस फार्मूला के तहत वैक्सीनें बना बना के बेचें। तो हम कमर्शियल प्रोडक्शन जब कर रहे होंगे तो हम वो बेचेंगे तो हमें फायदा आएगा। तो वो फायदा कब आएगा, जब वैक्सीन तैयार होगी। अभी तो हमें पता नहीं लग रहा है, रिसर्च चल रही है, पता नहीं कहीं पे हम पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सकती है, तो दूसरी तरफ वाला मसला आ गया, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं है। तो रिसर्च फेज के जितने भी खर्चे होंगे, रिसर्च फेज की एग्जांपल्स स्टैंडर्ड ने दी हुई हैं, बाकी रिसर्च फेज के अंदर खर्चे यही हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंट, ठीक है, यही 2-4 चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है। तो रिसर्च फेज के जितने भी खर्चे होंगे, रिसर्च फेज के जितने भी खर्चे होंगे उन सबको आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट। अच्छा, उसके बाद दूसरा फेज जो होता है वो होता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज जो है जी, ये फिर आगे टूट जाता है। मतलब डेवलपमेंट तो शुरू हो गई, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड कहता है मेरी कुछ तसल्ली, 6 क्राइटेरिया डिफरेंट उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे उसमें लिखा होता है कि जी हम साइंसदानों से पूछते हैं कि यार कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है, सही तजर्बा है आपका, हाँ बड़ी वैक्सीनें बनाई हैं। फिर आप चले जाते हैं जो बिजनेस का ओनर है, उससे आप पूछते हैं भाईजान को फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी है या नहीं। ये अपना मलिक रियाज साहब, ये जो आपने साइंसदान बिठा दिए हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं आप, सचमुच बनानी हो? नहीं, मैंने कहा वेले बैठे हैं, लगा दो इनको काम पे, मेरे पास तो इतने को पैसे कोई नहीं कि मैं इसका फिर प्लान लगाऊं ये। तो ऐसी बातें, अगर डेवलपमेंट शुरू भी हो गई है तो ऐसी बातें जो हैं वो जब पूरी नहीं होंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उस तरफ जाएंगे पूरी तरह से? तो उस तरफ जा ही नहीं रहे। इस तरह की और 4-5 चीज़ें हैं, 6 क्राइटेरिया हैं टोटल, वहीं से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे ही हम सेल मार्केटिंग वालों से जाकर पूछते हैं भाईजान जब बन जाएगी तो बेच लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपने दफ्तर में आके बैठते हैं और देखते हैं कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है। ये 6 क्राइटेरिया जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे जी अब से ऑनवर्ड जो डेवलपमेंट है वो कैपिटलाइज होने के काबिल है। तो इसलिए डेवलपमेंट को भी 2 फेजेस के अंदर सवाल में बांट करेगा वो, ठीक है। एक वो फेज होगा जिसमें 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए होंगे, तो उस अरसे का डेवलपमेंट फेज भी चल रहा है ना, तो जो खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट ही होगा। और जब 6 क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे तो उससे ऑनवर्ड वाला खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, इससे आगे बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज जो है उसमें हमारा 6 क्राइटेरिया एक चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो जब 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे जिस वक्त 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे, अच्छा यूँ लिखते हैं बल्कि 6 क्राइटेरिया अगर मीट हो गए, अगर इसका जवाब है नो, तो फिर क्या करो, फिर आप इसको पता क्या कहते होते हैं, इसको हम उर्फ़ आम में कहते होते हैं बुरी डेवलपमेंट। क्या कहते हैं जी, यानी कि इस काबिल ही नहीं है ये डेवलपमेंट कि हम इसको कैपिटलाइज करें, अभी ये इस काबिल नहीं है, ठीक है जी। तो बुरी डेवलपमेंट, आसान याद रहने के लिए हम इसको यूँ बोल दिया करते हैं। तो अगर ये डेवलपमेंट है तो क्या करोगे, इसको, ठीक है जी। और अगर आपके 6 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, यानी इसका आंसर यस है, जिसको हम कहा करेंगे अच्छी वाली डेवलपमेंट। कौन सी डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट, तो फिर आप कैपिटलाइज कर लोगे इसको, ठीक है जी। डन जी, ये समझ आ रहा है, ये अच्छी लिखा हुआ है, अच्छी नहीं लिखा हुआ। तो यस, वहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मैं बताता हूँ उसका जवाब, पहले मैं ये लिख लूँ, मुझे रटा ना भूल जाए। किसने पूछा सवाल? हाँ, भाई के जहन में एक सवाल आ रहा हो, शायद ये ना भी हो तो चलो मैं डाल देता हूँ ये सवाल सबके जहन में, कि जब मिसाल के तौर पे एक बार क्राइटेरिया मीट हो गया, अब तो पता लग गया है ना, अब तो पता लग गया कि इंटेंजिबल बनेगा, क्या ख्याल है, तो जितना रिसर्च और डेवलपमेंट पे सारा खर्चा वो सारा ना कैपिटलाइज कर लें। सेनेट कहता है एडे सियाने ना बनो, जो एक्सपेंस हो गया सो हो गया, उसको आप रिकैपिटलाइज कर। ये बाकायदा लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा आपको थियोरेटिकल, ये कॉन्सेप्ट है, इसी प्रोविजन इस स्टैंडर्ड के अंदर है एक मौजूद ये प्रोविजन, ठीक है ना, सही है। तो ये इंशाल्लाह ये हम बाकायदा, बल्कि अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का, ध्यान दूँ तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है।
मैं नहीं चाह रहा, अभी मैं ज़रा इधर ही रहना चाह रहा हूँ फिलहाल। बहरहाल ये बात बाद में आएगी भी सही। अच्छा है, दोबारा सुन लेना, अभी भी एक बार सुन लो। क्या, जब 6 क्राइटेरिया मीट कर जाएं तो उससे ऑनवर्ड्स के तो सारे खर्चे कैपिटलाइज करने हैं। लेकिन जहन में क्या आता है, जब रिसर्च चली थी जो खर्चे हो रहे थे, डेवलपमेंट बुरी वाली में जो खर्चे होते, अब तो पता लग गया ना, अब से ऑनवर्ड्स तो इसको कैपिटलाइज कर लें। तो सेंट कहता है नहीं जी, बहुत मेहरबानी आपकी, जहां तक एक्सपेंस आउट हो गए सो हो गए, अब ऑनवर्ड्स ये नहीं करना कि इनको भी उठा के कैपिटलाइज कर दें, ये गए सो गए। जब 6 क्राइटेरिया मीट हुए हैं तो उस दिन से ऑनवर्ड्स अब जितने खर्चे हैं उनकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ना करो, उनकी एंट्री करो इंटेंजिबल एसेट डेबिट। हाँ, इंटेंजिबल को अभी वर्क इन प्रोसेस कह लो, ठीक है। और जब ये इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाए तो ये भी डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि इसकी भी एक लाइफ होती है। लेकिन उस डेप्शन का नाम यहाँ पर क्या होगा, अमोर्टाइजेशन। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। ओके, डन जी स्टूडेंट। वो तो मेरी मर्जी होगी ना, हाँ मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं। भाई ने कस्टमर लिस्ट कही थी, हो सकता है उसके नज़दीक लाख रुपए की भी ना हो, मैंने कहा 10 लाख दे दो, कहते नहीं देने में, जाओ फिर नहीं देते ना दो, मैंने भी कस्टमर लिस्ट देनी। तो ये तो फिर अब आपकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन खरीदने वाले के लिए तो फिर रिलायबल हो गया, जो पैसे दे के आ गया वो रिलायबल ही मैयर है, पहले कॉस्ट तो पक्की पता लग गई ना, ठीक है। अच्छा, वैसे गुडविल कैलकुलेट करने के कुछ तरीके भी होते थे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर होते थे। बड़ी बड़ी लोगों ने किताबें लिखी हैं गुडविल की कैलकुलेशन पे, लेकिन आखिर में जाकर उन्होंने भी यही कहा है, बार ये तो हमारे हिसाब से, बाकी जैसे आपको बेहतर लगे। चीज़ ही ऐसी है ना। अब मिसाल के तौर पे जो है वो गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाला बैठा है, नाम है उसका, ठीक है। अब मैंने और आप सब ने मिलके सीए मुर्ग चने खोल लिया उसके साथ। अब अगर हमारा नहीं काम चल रहा, क्योंकि उसका नाम बना हुआ है, उसका एक नाम है गोगे का, ठीक है, और हम कहते हैं चलो यार इसको कहते हैं यार तुम चने बेशक बेची जाओ, लेकिन ये बोर्ड अब हम लगा रहे हैं, सिर्फ नाम ही ले लें हम, बाकी का नाम ही लें, सिर्फ नाम ही ले लें, तो कहेगा ठीक है मुझे दे दो 1 करोड़ रुपया, लगा लो ये बोर्ड पर। हम कहेंगे भाई 1 करोड़ किस बात के, भाईजान मेरा नाम है। अब वो मैयर हम नहीं कर सकते, अब उसकी मर्जी है, वो मांग रहा है तो मांग, ठीक है। वैसे बाय द वे आप जाकर पढ़ेंगे ना, हम कंसोलिडेशन के अंदर हम पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं। जब पूरा बिजनेस एक्वायर करेंगे ना, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे उनको। मिसाल के तौर पे हमारे सारे एसेट्स जो हैं, जो हमने जाके ख़रीदा किसी बिज़नेस को, उसके सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू निकली 800 रुपये, लेकिन अगले ने हमें ये बिज़नेस बेचा 1000 रुपये का, तो फिर 200 रुपये हमने किसका दिया, गुडविल का। तो ये निकला करेगी वहाँ पे, कैलकुलेशन भी सीखेंगे इंशाल्लाह थोड़ी सी, ठीक है। ओके, लो जी, ये इंटेंजिबल्स हैं फिलहाल, बाकी अब इससे ज़्यादा इसके ऊपर बहस अब नहीं करते, नहीं तो गल जी वध जानी, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, वो तो FAR 1 के लेवल तक काफ़ी था। नई चीज़ हमने ये पढ़ी, इसमें कोई इतना मसला नहीं था। यहाँ पे अब अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो रही है, तो ये कल बाकायदा पढ़ेंगे। पहले 1-2 सवालों में मैं इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा। पहले हम असल में अकाउंटिंग करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं ना, ठीक है। रिसर्च फेज़ की क्या एग्जांपल्स हैं, डेवलपमेंट फेज़ की एग्जांपल्स क्या हैं, 6 क्राइटेरिया क्या बला है, फिर पर्चे में ये किस तरह से आते हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन अगर इधर हाथ डालेंगे तो फिर वो मसला होगा, अब ये कल ही करेंगे, ठीक है। अभी जो तकरीबन 25 मिनट बच रहे हैं ना, इसमें अब इंशाल्लाह हम IAS 36 रिवाइज़ करेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। अच्छा, पहले ये तो खींच लें फोटो, ये इसकी बजाय दूसरा लग जाए ना, वो दूसरा वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्रोजेक्टर लगे, ये ठीक है। ये वैसे ना इसको इसकी तार तो लगा दो तो ये ऐसे से हिलता भी है, लेकिन ये मुझे नहीं है, मज़ा नहीं कर रहा। वो से होता है ना, उधर से बंदा शीट उठाए इधर भी लिख सकता है, तो भाई फिरने लगी तो भाई। अच्छा जी, सही है। ये भी तस्वीर चाहिए आपको यार, इसकी क्या तस्वीर करनी है, ये लो।
डेवलपमेंट फेज चल रहा हूँ और हमें लगे कि मतलब सही है, अच्छी वाली डेवलपमेंट हो रही है और हमने फिर कैपिटलाइज कर लिया एक साल, दूसरे साल भी कर लिया, लेकिन तीसरे साल लगा कि हो ही नहीं सकता, छोड़ दिया। हाँ, तो फिर उसको जो पिछला किया था वो उसको सारे को एक्सपेंस आउट कर देंगे। अगर पड़ा हुआ है तो सारा एक्सपेंस आउट कर देना, मसला क्या है। जो पिछले साल हो गया वो तो हो गया ना। उस वक्त तो अंदाज़ा यही था ना कि एसिड बनेगा, तो एसिड में नज़र आ अमोर्टाइज वैसे नहीं हुआ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, अभी ये डिस्कशन ना कल प्रॉबेबली हो जाएगी। जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल होता है ना, जिसको आप कह रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस जिस तरह से होता है, तो वो अमोर्टाइज तो होता नहीं है भाई, अहम बात कर रहा हूँ। अमोर्टाइज तो होता नहीं क्योंकि वो अभी रेडी टू यूज़ नहीं हुआ, लेकिन उसको हर साल इम्पेयरमेंट से गुजारना ज़रूरी है। इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं इम्पेयरमेंट नहीं रिवाइज कराई तो आप मुझे उस तरफ ना लेके जाओ। तो यानी अगर आपका ऐसा एसेट है ना जो इंटेंजिबल जो बन रहा है, तो हर साल के एंड पे उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई इम्पेयरमेंट हो तो वो चार्ज करते हैं, और अगर उसके बाद भी फिर ऐसा गड़बड़ हो जाए तो फिर राइट ऑफ करेंगे, जाहिर सी बात है, उसको ऐसे थोड़ी रख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल कम। फिलहाल तो वेलकम, पहली क्लास है। हाँ जी, चलें आगे, जाओ फिर। इस तो अगे किधर जाना है, दीवार है भान तुसी। ओके, अच्छा यार, यहाँ पर ना आपके पास वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होंगे कुछ एक, थोड़ी थ्योरी ना देख लें कौन कौन सी हमने पढ़ ली। आपके पास थ्योरी कौन, दिखाओ जरा मुझे। ये सही कर रहे हो तुम, वो जो उधर लिखा हुआ था ना इधर ही साथ ही। यार हमने तो बातों बातों में बहुत कुछ पढ़ लिया उस्ताद जी। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या पढ़ के आना, और फिर मैं मुझसे कल पूछना भी है। एसिड की डेफिनेशन पढ़नी है आपने, इंटेंजिबल की, कैरिंग अमाउंट की, कॉस्ट की पढ़ लेना, ये पुरानी है, बाकी अभी छोड़ो, ये अभी छोड़ दें, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। ये असल में रेजिडुअल वैल्यू वो ऐसे नहीं है, ये इंटेंजिबल केस में बड़ा स्पेशल केस है, इसलिए इसको ज़रा छोड़ दें। कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़नी है आपने, ये जो टिक लगा रहा हूँ बस ये टिक करते हैं छोटा छोटा। ये देखें, स्टाफ ट्रेनिंग या कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल है, अच्छा इन्होंने इस तरह से कह दिया। स्टाफ ट्रेनिंग नहीं है इंटेंजिबल, कस्टमर लिस्ट भी नहीं है इंटेंजिबल, ने इस तरह से लिखा हुआ, पढ़ना है बहरहाल इसको भी, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पढ़ा दिया है, वैसे पढ़ लेना। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है, विद एग्जांपल पढ़ना है। नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं। ये पैरा पढ़ना ही नहीं है, हाँ सही है। इतना कुछ हमने पढ़ लिया और पता ही नहीं चला। बस ज़्यादा बदहज़मी ना हो जाए। वैसे आगे अपनी चीज़ें कुछ पढ़ ली हैं, लेकिन अभी मैं उनको ना छेड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। पता नहीं आपका थ्योरी है भी या नहीं, ठीक है ना। तो बस इतना काफ़ी है। ये तो थी ना जो चीज़ें टिक की हैं, ठीक है। स्कोप मैं खुद पढ़ाऊँगा, हो सकता है एंड भी पढ़ाऊँ। फिलहाल बस ये आपने कंट्रोल, फ्यूचर, ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। बस इससे आगे नहीं जाना, यहाँ तक। और इसमें भी आपने फ़िलहाल इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, ये ठीक है। इनके अलावा डन हो गया। चलें आ जाएं अब क्वेश्चंस पे। लगा तो मैंने पढ़ाना थोड़ा ही था, मैंने कहा ही आपको पढ़ाना नहीं है। आप पढ़ लेना वह घर जाके ये चीज़ें। अब हम तो गपशप ही लगा रहे हैं आज। नहीं, स्टैंडर्ड की कोई ज़रूरत नहीं। स्टैंडर्ड अच्छे होते थे, बस पढ़ने आ जाते थे, लेकिन चलो फाइनल में जाके पढ़ लेना इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस आपको साथ साथ याद करवाई जाती हैं, और पहले भी करवाई जाती थी स्टैंडर्ड के साथ भी, लेकिन चलो फिर एक सहूलत होती थी
अब थोड़ा सा उसके ऊपर ये है कि पॉइंट्स की फॉर्म में। अच्छा, फिर जब ओपन बुक नहीं ना रहता तो वो भी थोड़ी सी इसकी जो है ना वो आई कैप भी थोड़ी सी इसकी रियायत रखता है फिर, ठीक है ना। तो बहरहाल जो मोटी मोटी चीज़ें वो हम याद करेंगे। जैसे अभी आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं जो मैंने पढ़ाई हैं, मैं कल सुनूंगा आपसे, बल्कि अभी भी सुन सकता हूँ। परचेज़ के बाद इंटरनल जनरेटेड के अंदर जो 5 हैं उनका नाम आपको याद हो ही गया होना, नहीं तो कल तक हो ही जाएगा, ठीक है। फिर इंटरनली जनरेटेड के अंदर जो अदर्स थे उनमें 2 फेजेज़ हैं, आपको याद हो गए। फिर एक फ़ेज़ के अंदर क्या कर, यही चीज़ें बस ऐसी मोटी मोटी चीज़ें जो है ज़हन के अंदर रखनी है, ये हो जाती हैं याद साथ साथ। SSC 32 के अंदर यानी वेबसाइट कॉस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो भी इसी तरह से वो मोटी मोटी चीज़ें अंडरलाइन करके उनको ज़हन नशीन करेंगे सवाल के अंदर, फिर वो यूज़ कर लेता होता है बंदा। ज़ाहिर है इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा रेगुलरली आता है ये टॉपिक भी। जी स्टूडेंट, मतलब जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है इंटेंजिबल एसेट्स की, कि मतलब उसमें नॉन मॉनेटरी आइटम्स आते हैं, तो जब हम उनको जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारी मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं हो रही। बेटा हो रही है ना, लेकिन हम एंट्री क्या कर रहे हैं यार। देखो ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो इसकी एंट्री क्या हो रही है, ये बिल्डिंग बन रही है तो इसकी एंट्री क्या हो रही है, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो एसेट बन रहा है ये मॉनेटरी एसेट नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी एसेट है, कैश यूज़ होकर ये बन रहा है। हाँ, इसको अगर बेचेंगे तो फिर कैश आएगा, लेकिन ये मॉनेटरी नहीं है। इस तरह से इंटेंजिबल भी बन रहा है। अच्छा यार, ये इम्पेयरमेंट से पहले ज़रा मुझे थोड़ी सी रिवीजन तो करा दें, उसकी डिस्काउंटिंग की तो रिवीजन करा दें ज़रा, क्या ख्याल है। We will receive ₹200 for 4 years और रेट, डिस्काउंट रेट जो है वो कितना करना है बताओ। रेट इज़ 10%, ठीक है जी। तो बेसिकली ये मामला है कि आपके 4 साल के कैश फ्लोज हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल खामोश हो ना, तो आपने हमेशा इसको साल के एंड पर अज्यूम किया करना है अपने कैश फ्लोज। इसका मतलब क्या है कि आपको हर साल के एंड पे 200 रिसीव होना है, यही है। अब मिसाल के तौर पे ये 2011, 12, 13 और 14, मैं कहता हूँ दिसंबर ईयर एंड है अगर, कि 1 जनवरी पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये डिस्काउंटिंग की बड़ी रिवीजन होनी है। डिस्काउंटिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होना है IFRS 15 में और IFRS 16 में। तो अभी करीब करीब तो IFRS 16 लीजेस आपने करना है, तो ये डिस्काउंटिंग इंशाल्लाह आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी आ रही होंगी, क्वार्टरली भी होंगी, सेमी एनुअल भी हो सकती हैं, ठीक है। ईयर एंड डिफरेंट होगा, लीज का ईयर एंड डिफरेंट होगा, ये सब काम करेंगे। डिस्काउंटिंग की बड़ी प्रैक्टिस है। इंस्टॉलमेंट मिस हो जाया करेंगी बीच बीच में, ये सब कुछ करेंगे। बहुत प्रैक्टिस है हमारी डिस्काउंटिंग की IFRS 16 लीजेस में, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे ना, फ़िलहाल गुजारा तो करें, ठीक है। तो ये उतना ही बस आपका कनॉलेज यूज़ किया जा रहा है जितना आपने FAR 1 में IAS 36 में किया था या QM में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये 200 ये जो कैश फ्लोज हैं, अगर आपने इनको लेकर आना है 1 जनवरी 2011 पर, तो 2 तरीके हैं इसके। या तो आप इसको सिंपल डिस्काउंटिंग कर लें। क्या करें जी, हमें चाहिए क्या, प्रेजेंट वैल्यू। क्या चाहिए जी, प्रेजेंट वैल्यू 1 जनवरी 2011 की, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये 2 तरीक़ों से निकल सकती है, ठीक है। सिंपल डिस्काउंटिंग कर लें, तो सिंपल डिस्काउंटिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 + I⁻⁴, यही है। अच्छा, मल्टीप्लाई किस चीज़ को करना है, कैश फ्लो को। तो बोलो, ये 200 रुपये आना है ना, इसको क्या कहते थे आप, R कहते थे, क्या कहते थे, जो भी कह लें, ठीक है। चलें R ही कर लें, R × R क्या है, ये जो आपको कैश फ्लो आना है, रेंटल कह लें इसको, जो भी कह लें, ठीक है। तो अब अगर सिंपल डिस्काउंटिंग करनी है तो मुझे काफ़ी तफसीली काम करना पड़ेगा। 100 × 1 अच्छा देखो 1 + 0.1 होता है ना, तो ये 1.1 बन सकता है ना, ठीक है। 1.1 रेज़ टू पावर
-1। ये क्या किया मैंने, इस 200 को 1 साल पीछे बुलाया, ठीक है। उसके बाद ये अगला 200 है, इसको कितने साल पीछे बुलाना है, इसको तो बस यही काम सिंपल डिस्काउंटिंग है। प्लस 200 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2, दूसरा 200 आ गया। फिर प्लस 200 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3 प्लस 200 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -4। आंसर इज 634। अच्छा, अब यही काम आप क्या कर सकते हैं जी, एक और तरीका भी है यही काम आपका डिस्काउंटिंग का, एक और तरीका भी है एनविटी। आप एनविटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एनविटी का फॉर्मूला क्या है जी, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस, अच्छा जी, 1 प्लस आई रेज़ टू पावर -n ओवर आई। ये कब लगेगा, जब सेम कैश फ्लोज हों, सेम इंटरवल से हों और कैश फ्लोज एक से ज़्यादा भी हों। कैश फ्लोज का एक से ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, एक कैश फ्लो के लिए तो फिर सिंपल डिस्काउंटिंग है, ठीक है। तो 3 शराइत हों पूरी तो लगता है एनविटी का फॉर्मूला। नंबर 1 क्या जी, एक से ज़्यादा हों कैश फ्लोज, एक से ज़्यादा हों, सेम अमाउंट हो और सेम इंटरवल हो। बस ठीक है, लिख लिया आपने, ठीक है। तीन चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरवल सेम हो और अमाउंट भी सेम हो और एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लगा के देख लेते हैं जी। 200 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पर क्या है, n क्या है भाई, ज़रा जागना, n क्या है, n क्या है। मुझे पता थोड़ा बोर हो रहे हैं आप, I36 आ गया ना, कोई बात नहीं, लेकिन इससे बगैर काम नहीं चलना जी। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ ये बेसिकली नंबर ऑफ इंटरवल्स कह लें। ये जो n है ना, यही मतलब नंबर ऑफ कैश। आपने क्या बोला, जो लफ्ज़ क्या बोला आपने, नंबर ऑफ रेपिटिशन ऑफ कैश फ्लोज। अभी तो साल ही है, लेकिन अगर यही क्वार्टरली हो, यही सेमी एनुअल हो, तो जितनी बार 200 नज़र आ रहा है ये वो है, ठीक है ना। तो इसको आप कैश फ्लो का नंबर ऑफ इंटरवल्स कह लें, ठीक है, या आप इसको जो है वो बस, ठीक है, ये 200 जितनी बार आ रहा है, जितनी दफ़ा कैश फ्लोज आ रहे हैं, ठीक है, तो -4। इसको ये 4 साल नहीं कहना आपने, क्योंकि सवालों के अंदर आगे जाके आपको ये सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली भी मिलेगा, ठीक है। तो जितनी बार 200 नज़र आ रहा है आपको, ये 6 दफ़ा नज़र आता, 8 अगर सेमी एनुअल तो 8 दफ़ा नज़र आता, -8 लिखते। ये क्वार्टरली होता तो हर साल के अंदर कितने आते, 4, तो फिर 4 साल में 16। मंथली होता तो इस तरह से बढ़ता जाता, ठीक है। डिवाइड बाय 0.1, आंसर इज, राउंडिंग का डिफरेंस हो तो, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और भी सवाल कर लो, चलो ज़रा रिवीजन हो ही रही है तो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। वो क्वेश्चन क्या है जी, कि वी विल रिसीव 160 एट एंड ऑफ 4th ईयर और रेट इज 12%। हाँ जी, डिस्काउंटिंग कर दो। मामला अब क्या हो गया जी, अब मामला क्या हो गया, देखें जी, साल तो 4 के ही बाद मिलने हैं पैसे, हाँ जी, लेकिन सारे का सारा 400 पड़ा कहाँ पे है, एंड पे। अब ये एंड पे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर बस एक ही ऑप्शन है, आप सिंपल डिस्काउंटिंग करेंगे। आप कहेंगे जी मिसाल के तौर पे ये 11, 12, 13, 14, उसी तरह से ये 1 जनवरी है, तो आप अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 11 अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे जी, सिंपल 400 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पे ये 4 ईयर्स ही हैं, ठीक है, ये 4 पीरियड्स हैं, ओके डन।
जी कितना? अच्छा ये 400 पे मैंने, अच्छा वो पिछला था 204, अच्छा 160 जी 10, चल ये थोड़ी सी ऐसी ज़रा डिस्काउंटिंग की रिवीजन की हमने, पिक्चर ही ले लें। बोर्ड रो रहा है कि मुझे यूज़ करें, पहला दिन है ना, अब क्या करें, चलो अब उसको यूज़ भी करना है, ठीक है। अच्छा जी डन हो गया, चले जी आ जाए, पिक्चर लेनी है अभी, लेना भाई यार, अब पिक्चर आपने ली तो मैं क्या करूँगा फिर। अच्छा पानी निकला यार आपने भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी पेज नंबर आपके पास कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, वैसे पेज नंबर नीचे वही डाले हुए हैं, 233 नंबर सफ़ा, ये किताब का भी यही सफ़ा होगा जब आएगी तो, ठीक है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 2015, ठीक है जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी, इम्पेयरमेंट लॉस सवाल भी आया दफ़ा इम्पेयरमेंट का, है कितना 6 नंबर का 8 नंबर का, अच्छा तो जेन में अभी नंबर नहीं ना ये जेन में याद आ रहे, ठीक है चलें खैर, आसान सवाल था, बस यही बात जो बच्चे भूल जाते हैं ना, जो बच्चों को बताया जाता है कि कैश फ्लो, चलो डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अ कंपनी परचेज अ बस कॉस्टिंग 500 ऑन 1 जनवरी 2013, इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 5 years, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन 31 दिसंबर 15, यानी कि 13, 14, 15 3 साल गुजर गए। अ कंपेटिटर केम इन मार्केट सो वी डिसाइडेड टू चेक आवर बस फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट। देखो जी आपकी अगर एक रूट के ऊपर बस चल रही है और वहाँ पर कोई और बस भी आ गई है तो क्या आपको कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? जाहिर सी बात है, रूट तो वही है, पैसेंजर आपके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपने सोचा था शायद अब उतना फ़ायदा आपको आपकी बस ना दे सके। तो इंडिकेटर्स आपने बड़ी तफसील से FAR 1 में पढ़े थे, यहाँ पर उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन करनी है हमने कि इम्पेयरमेंट करनी पड़े तो कैसे करते हैं, ठीक है ना, इतनी सी रिवीजन है। लेकिन बहरहाल ये भी एक रीज़न थी, अगर कोई कंपेटिटर आ जाता है आपका तो आपको ज़रूरत पड़ जाती है अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की, ठीक है। तो वो इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे लगाते थे हम उसकी तरफ जा रहे हैं, इंडिकेटर्स को यहाँ पे टेस्ट नहीं करता आप, ठीक है ओके। अच्छा मतलब इंडिकेटर्स को इस तरह से MCQ क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना, वो पता है आपको, आपके जहन के अंदर हैं 2-4 बातें, उनमें से कोई लफ्ज़ लिख देगा, जैसे यहाँ पे कंपेटर लिख दिया और फिर इम्पेयरमेंट की बात कर रहा है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, ठीक है। मामला कुछ इस तरह से अब इस वक्त कि आपका जो एसिड था वो 3 साल पुराना हो चुका हुआ है, ऐसा ही है, बोलो। और यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आप 31 दिसंबर कौन सा है जी 15 पे, और अभी इसकी लाइफ के 2 साल, आपकी बस के लाइफ के 2 साल बाकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े होकर कंपेटिटर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, अब यहाँ पे खड़े होकर अगर आप मुझे थोड़ा सा याद करवा दें, वैसे ये एसिड ख़रीदा कितने का था जी? अच्छा, और इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी थी? कहीं पे रेजल वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पर फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बस कैन बी सोल्ड फॉर, और कॉस्ट इसकी होगी, और इफ़ वी सेल बस टुडे तो उसके बाद उसके ऊपर इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें करने के बाद ये 15 पे बता रहा है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं समझ लेनी कि ये कोई रेजल वैल्यू वो होती है जो सवाल के स्टार्ट के अंदर ही वो लिख देता है कि स्टार्ट पर ही लाइफ के हम ये एस्टीमेट लगा रहे हैं, सिंपल ओके। अब 500 का एसिड खरीदा था, 5 साल अगर लाइफ थी तो ये 100 रुपये डेप्रिशिएट हुआ होगा, फिर 100 रुपये हुआ होगा, और फिर 100 रुपये हुआ होगा। ऐसे नहीं करना, हमने सवाल करना है, अभी करते हैं। इस वक्त इस एसिड की बुक वैल्यू क्या है? अब कोई बच्चा मुझे ये बता दे
कि हम कौन कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर किया करते थे। बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट जो है इसको किससे कंपेयर करते थे? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती थी? हायर ऑफ। अच्छा, यानी कि फिर हमें अगली अब चीज चाहिए, वो क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द एंड ऑफ लाइफ। नहीं, इफ वी सेल बस टुडे तो 130 माइनस 14, ये सवाल प्रॉपर अपने तरीके पे करते हैं, लेकिन फिलहाल जरा जी 130 माइनस 14 कितना? 116। और वैल्यू इन यूज किसे कहते थे? कि अगर एसिड को यूज करें तो कितनी वैल्यू मिलेगी। अब उसने कहा अगर आप इस एसिड को यूज करते हैं 31 दिसंबर पे, फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं? एनुअल इनफ्लो 70 का, एनुअल आउटफ्लो 15 का। इसको नेट करें तो कितना बनता है? 55 रुपए का नेट इनफ्लो आएगा हर साल। और साल कितने बाकी हैं? 2। और तो और एंड ऑफ लाइफ पर 25 माइनस 2 यानी कि 23 का ये। तो ये सारे कैश फ्लोज जो हैं ये आपके ऐसे बिखरे हुए हैं कि हम 15 के एंड पे खड़े हैं, ठीक है जी, 15 के एंड पे खड़े हैं, और ये 16 और 17 अगर यूज़ करेंगे तो 55 रुपये नेट करके 70 माइनस कितना? 70 माइनस 15 कितना? ऐसे ही आ गए तो मैं 55 डायरेक्ट लिख लूँ ना, 55 और 55 ये मिलेगा। ये नेट में ये इनफ्लोज आएंगे आपके अगले 2 साल, और आखिरी साल में 23 रुपये आपको। तो ये टोटल कितना बनता है? ये सारा ये टोटल 110 और 23 133। तो यहाँ पर मैं कहूँगा वैल्यू इन यूज जो है वो मेरी 133 बन गई। क्यों? ये लाइक विद लाइक का कंपैरिजन नहीं है। बुक वैल्यू किस दिन पे पड़ी है? 31 दिसंबर 15 पे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल किस पे पड़ी है? 31 दिसंबर 15 पे। लेकिन ये 133 रुपये का जो कैश फ्लो है ये तो 31 दिसंबर 15 पे नहीं है। तो इनको लेकर आना पड़ेगा आपको खींच कर। अब ये वैल्यू इन यूज निकालनी है तो ये 55, ये 55 और ये 23, ये तीनों कहाँ पे लेकर आने पड़ेंगे? ठीक है, तो वैल्यू इन यूज निकालेंगे। इनमें से जो भी चीज़ हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट बनेगी, और उसको कंपेयर करेंगे हम बुक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये सवाल हम वहाँ पर करते हैं। मार्कर को दे दो यार मुझे, है सही मार्कर? ओ नो, मार्कर ही बोर्ड पे जाने का जब सोचा तो वो मार्कर ना काट लेना पाए रजिस्टर वाला। चलो जी यही करते हैं सवाल फिर, ठीक है जी। चलें जी, बुक वैल्यू निकालनी, ऐसे नहीं निकालनी बल्कि हम प्रॉपर सवाल करेंगे इस तरह से। देखें जी आप जल्दी से, आपको उसने कहा है इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है निकालो, ठीक है। तो उसके लिए आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसिड को गुजारेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्ट में आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ये बात बार बार करनी है आपने, क्योंकि थ्योरेटिकल सवालों में ये ऐसे लिखना भी पड़ता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए क्या कहोगे आप? कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करनी है? बुक वैल्यू और, थोड़ा सा हिम्मत कर लो, ठीक है, सफ़र तो नहीं करके आया आप। अच्छा चलो, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये 1 साल की डेप्शन, कितने साल गुजर चुके, ये ऐसे पर्चे में आप सवाल करेंगे जी। बुक वैल्यू, कोई मसला? दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? रिकवरेबल। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो होती है हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी निकली है जी? 130 माइनस 14 116। वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे जी? अब यहीं पर डिस्काउंटिंग करें, सिखा लिए, इसलिए मैंने प्रैक्टिस पहले सारी कर दी थी जो रिवीजन। ये तो सिर्फ इतना सा याद करना था कि ये दो चीज़ें कंपेयर करनी है। तो 55 पर एनवर्टी का फॉर्मूला लगा सकते हो और 23 पर सिंपल, या तीनों को भी अलग अलग कर सकते हो। क्या करें? 55 पे एनवर्टी लगा दें,
55 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, ओहो डिस्काउंट रेट कितना देखा ही नहीं, ओके 1.12 रेज टू पावर कितने दफ़ा 55 आ रहा है, -2 डिवाइड बाय 0.12, ऐसा ही है, प्लस बाकी बच गया कितना 20, इसको सिंपल डिस्काउंट कर दो 1.12 रेज टू पावर जी, आंसर 111, एडी कोशिश तो बाद फ़ायदा ही कोई नहीं सी। चलें जी, इनमें से हायर क्या है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या बन गई 116। अब मुझे बताओ देख कर इसको 200 और 116 के कंपैरिजन में कि आपने जो एसेट अपनी किताबों में 200 पर शो किया हुआ है, क्या उसकी औकात 200 की भी है? आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपको ये एसेट 116 से ज़्यादा, देखो कोई भी एसेट है ना आपके पास, तो आप उससे दो तरह का ही फ़ायदा ले सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव दो तरह के ही होते हैं, ठीक है। कोई सा भी एसेट है, आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, आपको कोई भैंस है, कोई बकरी है, कोई मुर्गी है, जो भी एसेट आपके पास है, दो तरह का ही फ़ायदा दे सकता है वो आपको, या आप उसको आज ही बेच दें या आप उसको इस्तेमाल करके उससे कैश फ्लो फ्यूचर में कमाएं। तो ये मैक्सिमम दो ही फ़ायदे हो सकते थे, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया, तो मैक्सिमम जो रिकवरी मिल रही है वो हमें इससे 116 की मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा एसेट जो किताबों में एक 200 पर नज़र आ रहा है, दरअसल वो मैक्सिमम 116 रुपये की अब रिकवरी या फ़ायदा हमें अब दे सकता है। तो ये एसेट ओवर वैल्यूड पड़ा है, किताबों में इसको ओवर वैल्यू हमने शो किया हुआ है, तो इसको इसकी औकात पे लाना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया, कितना बैलेंसिंग निकला 84। इसका और तरीका भी है, फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका कैलकुलेशन यही है, ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये 200 होता और यहाँ पे 210 आ जाता, तो इम्पेयरमेंट या तो होती है या नहीं होती, ठीक है ना। खैर अभी तो इम्पेयरमेंट आ गई, तो ये 84 रुपीज़ की इम्पेयरमेंट है। अब बस इसकी एंट्रीज करके इसके एक्सट्रैक्ट्स बना के आपको छुट्टी देनी है, ठीक है। क्या टाइम हो गया हैं, 128। चलो ठीक है, मैं कल आते साथ इसमें जो काम करूंगा वो क्या करूंगा, मैं आपके साथ 13, 14, 15 सुने, 2013, 2014, 2015 ये 3 साल की मैं एंट्रीज करूंगा। आप करके आए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर इन 3 साल की एंट्रीज करूँगा और फिर इन्हीं 3 साल के मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊँगा, और दिस विल नॉट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट्स। लेकिन अभी नमाज का टाइम चूँकि हो चुका है, इसलिए आप चाहें तो आप इसकी जर्नल एंट्रीज भी करके एक्सट्रैक्ट्स बना के लाइएगा, ताकि कल मेरे साथ मैच कर सके, ठीक है जी। मिलते हैं कल, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।